बाप पंजुम इंसान और उसका माजी। इंसान और उसका माजी हमेशा रहते हैं साथ। कई बातें, कई लहजे, इंसान और उसके माजी का अक्स। वो दौर बीत चुका जब स्याही थी छाई हुई, जब तुम हुए थे बेकदर, जब अकल थी मुरझाई हुई, जब तुमसे बिछड़े दोस्त कभी, जब तुमने सहे दर्द कभी, जब रोशनी खुशियाँ बिखरे थे राज़दार सभी। एक दिन था फिर एन जवानी का, बचपन का या फिर उम्र रसीदी का। फिर बीतते माहो साल गई, बीता दौर जग हंसाई का। एक रात से आंखों फिर तुम्हारी आंख खुली, यूं लगा जैसे मासी की हर उलट चुकी बरसात खुली। आईना एक बार फिर तुम्हारे सामने है, एक चेहरा है जो माजी है, वही चेहरा है जो हाल भी है। अब पूछो क्या ये पहेली है? एक इंसान, क्या तुमको वाकई लगा था कोई माजी है? और अगर है तो क्या वो देगा हादसा तुमको भुलाने? तुम्हारा हर अमल है मशरूत तुम्हारे माजी से, हर अगला कदम तुम्हारा महफूज है तुम्हारे माजी से। तुम हो अभी भी सहमे हुए बच्चे, तुम हो अभी भी छुटलाए गए सच्चे। तुम्हारे ख्वाब हैं अब भी राज़दार तुम्हारे, तुम्हारे जख्म हैं अब भी ना लगे मरहम के मारे। तुम्हें लगा था छूट गए अंदेशे तुम्हारे, लेकिन वो अब भी हैं अंदर तुम्हारे। ना, 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 ना डरो, ना खुर्चो जख्म, ना बैठो दबक। अच्छा बुरा माजी ना था हाथ तुम्हारे, लेकिन दो जहान का रब है साथ तुम्हारे। इस सहमी रात को देखो, आईने की आंख में मिटाओ खौफ जो रहे एक अरसा साथ तुम्हारे। मुस्कुराओ, आंखें मिलाओ, सीना तानो, कंधे उठाओ। इंसान और उसका माजी हमेशा साथ रहते हैं। दोहराओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो फजूल इंसान? सवाल मेरा भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो अजीम औरत? दो लोग एक दूसरे के रूबरू थे, दो लोग जो आग और पानी जैसे थे, दो लोग जिन्होंने अपने होने से अपनी कदर कीमत बढ़ाई। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कच्चा निकल लेना चाहते हों। उन दोनों की आंखों में खून उतरा था। नफरत, सख्त नफरत करते थे वो दोनों एक दूसरे से। ये कोई पेशा वराना नफरत नहीं थी। भला एक फैशन डिज़ाइनर एक इंटीरियर डिज़ाइनर से ऐसे नफरत क्यों करेगा? ये कोई वक्ती नफरत नहीं थी। वक्ती नफरत यूँ आंखों में नहीं उतर आती। ये कई बरस पुरानी बुक्स और अनाज से भरी दिल के नया हानुस से झांकती बराना नफरत थी, जिसका इजहार बरमला किया जाता था। घड़ी की सुइयों को पीछे मोड़ा, वक्त के पानी में चंद मिनट कब्ल के चप्पू घुमाए, आसपास चलते वर्कर्स के हाथों से कॉफ़ी के कप छीन लिए। आर्ट बनाते डिज़ाइनर्स के दिमाग से नया नया आइडिया मनसूख किया, और यूं अब हम वक्त में चंद मिनट पीछे आ गए। तूफान की पहले की खामोशी आइडिया के लिए दिमाग पे जोर देते डिज़ाइनर्स, और कॉफ़ी के भरे जाने वाले मग। उन सब के दरमियान बेस कलेक्शन की बिल्डिंग के बाहर झांक कर देखो तो अपनी लंबी गाड़ी से भरा हनीफ बाहर आता दिखाई देगा। ये गैस के साथ मौजूद शौक पराग नहीं था, ये मेहंदी के सामने बेवकूफ़ बनने वाला पराग नहीं था। ये बेंस कलेक्शन का मालिक, कैसम का आधा हिस्सेदार, मुल्क की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मालिक था। उसकी चाल में गुरूर था, गर्दन उठा रखी थी, आंखें अकाब की मानिंद चारों अतराफ में देख रही थीं। वो हुरमा हुरमा चाल चलता बेंस कलेक्शन की इमारत में दाखिल हुआ। इमारत का ग्राउंड फ्लोर आज रोज़ के हिसाब से खाली था। वो लिफ्ट में सवार हुआ और मतलूबा फ्लोर का बटन दबाया। चंद लम्हे बाद वो अपने मतलूबा फ्लोर पे था। लिफ्ट के आईने दरवाजे आपस में जुदा हुए। उसी पल वो बाहर आया, मगर सामने से आती लड़की को देख एक लम्हे के लिए उसका सांस जहाँ था वहीं थम गया। बुराक हनीफ पलक तक न झपक सका। सामने से शेजल सैमसन चलती हुई आ रही थी। सफ़ेद कुर्ता, नीली जीन्स, बालों की पोनीटेल, गले में मफलर की मानंद लगा गुलाबी दुपट्टा, पैरों में सफ़ेद हील्स, और आज आंखों पे चश्मा भी लगा था। पराग ने उससे कंधे पे टंगा बैग देखा। एक बेख्तियार शनासा मुस्कुराहट उसके लबों पे आई, जैसे वो जानता था इस बैग से सब निकलेगा, स्वाय एटम बम के नुस्खे के, सवाए अगले वज़ीर आज़म की तकरीरी के कागजात के। उसी लम्हे एक एहसास, एक शनासा बेयकीन से एहसास के तहत शेज़ल ने नज़रें उठाकर सामने देखा और उसकी आंखें पथरा गईं।
लंबी राहदारी में वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। वो दोनों अनजान नहीं थे। लोग आसपास से गुजर रहे थे। शोर, आवाज़, कदमों की चाप, सब कुछ मदम होता गया। शेज़ल कई साल पीछे चली गई। उसकी आंखों के सामने बराक था, लेकिन उसे जो आवाज़ आती थी वो कई साल कब्ल वाले बराक की आवाज़ थी। तुम और मैं एक दूसरे से नफरत करते हैं बराक, लेकिन हम दोनों ने कभी एक दूसरे को गिराया नहीं। हम दोनों एक दूसरे के राजों से वाकिफ थे, लेकिन हमने कभी उन्हें लोगों पे जाहिर नहीं किया। कॉलेज की राहदारी, नम आंखें, तनी हुई गर्दन, उभरी हुई नसें। शेज़ल सैमसन उसके सामने खड़ी थी। हम दोनों दुश्मन हैं शेज़ल। दुश्मनी में हदूद नहीं होती, दुश्मनी में पर्दे नहीं होते। तुमने एक कमज़ोर लम्हे की जद में मुझ पे भरोसा कर लिया। इससे मेरा कोई कसूर नहीं। शीशे के पार भी वो नाकों का कर्व देख सकता था। दुश्मन होते हुए भी वो उसका दर्द महसूस कर सकता था। क्या कभी किसी दौर में मुझे ये कहने की ज़रूरत थी? क्या बराक, मुझे तुम पे एतबार है? क्या राज बताते वक्त कहना होता है कि उन्हें आगे ना बढ़ाया जाए? वो सवाल कर रही थी क्योंकि उसे जवाब चाहिए था। वो ताल्लुक तोड़ते वक्त यकीन दहानी चाहती है कि इस ताल्लुक में क्या क्या सड़ चुका है, ताकि मुस्तकबिल में वह आज़ाद रहे। बुराक ने कुछ कहने को लब खोले, लेकिन हाल की शेज़ल ने लबों को सख्ती से मेजकर आंखों को बंद करके खोला, तो कॉलेज की तरफ ठंडी हवा और झुलसा देने वाला सच सब गायब हो गया। उसके सामने खड़ा शख्स अब गैर रहम था। उससे अपने बैग को कंधे पे दुरुस्त किया, गर्दन अकड़ा ली और आगे बढ़ने लगी। उसके लब धीरे धीरे बड़बड़ा रहे थे। तुम्हें तुम्हारे असाब पे काबू है शेज़ल? वो उस आदमी के सामने चलती आ रही थी। वो कभी दोस्त नहीं रहा था, वो जिसके साथ हमेशा नफरत रही, लेकिन वैसा ताल्लुक भी कभी किसी और के साथ ना रहा था। तुम्हारे जज्बात तुम पे हावी नहीं हो सकते, उनकी इतनी जरूरत। लोगों की आवाज़ राहदारी में खुद पे पड़ती बुराक की यकटक नज़र माजी में मिलित हो गई। वो सब नज़रअंदाज कर रही थी। बुराक अब भी बेसांस होते जिस्म के साथ खड़ा था। तुम्हें तुम्हारे असाब पे काबू है? और वो उसके सामने से गुजर गई। दिल इतनी जोर से धड़का था कि हद नहीं। आंखें नम ना हुई, लेकिन उसके दिल में एक टीस सी उठी थी। बुराक बर्क रफ्तारी से उसके पीछे गया। लिफ्ट बंद होने वाली थी जब उससे अपने बूट को बीच पे फंसा दिया। दरवाजे के पट जुदा हुए शेज़ल उसे यूं नजरअंदाज कर रही थी जैसे जानती ही ना हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो शेज़ल? लिफ्ट के पट बंद हुए तो बेकरारी से उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उससे जवाब ना दिया, बस नजरअंदाज किए खड़ी रही। तुम यहाँ क्या कर रही हो शेज़ल? उससे अब के सख्ती से पूछा। मैं यहाँ काम करने आई थी, लेकिन अब नहीं करूँगी। वो खुद को नॉर्मल रखी गई, जहाँ तक जितना भी हो सकता था वो खुद को नॉर्मल रखी गई। तुम्हें लगता है तुम्हारी इतनी औकात और काबिलियत है कि तुम यहाँ काम करो? तुम यहाँ क्या कर रही हो, साफ साफ बताओ। फजूल इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हुर्राई। सवाल मेरा भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो अजीम औरत? वो अजीम औरत कह रहा था, लेकिन उसका अंदाज घटिया से भी घटिया था। शेज़ल इस वक्त कोई ड्रामा अफोर्ड नहीं कर सकती थी, सो लिफ्ट में खामोशी से खड़ी रही, ऐसे जैसे सांस ने उसके जिस्म को छुआ भी ना होगा कभी। ये मेरा ऑफिस है। बराक एन उसके सामने आकर खड़ा हुआ। शेज़ल को बेख्तियार कोफ्त हुई। तुम यहाँ काम करने को अपना ख्वाब समझना, बल्कि लेट मी गेस, तुम जहाँ भी रहती हो वहाँ के अगले 100 किलोमीटर की जांच रखती हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि ये मेरा ऑफिस है? वो आंखें उसके ऊपर गाड़े हुए था। तुम यहाँ मुझे देखने तो नहीं आई होगी। साफ साफ बताओ, यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है? वो धीमी आवाज से गुर्रा रहा था। शेज़ल ने ठंडी पुरसुकून नजरों से उसे देखा। वो के दिल में आग के भट्टे चल रहे थे, लेकिन वो तवाज़ुन नहीं खोएगी। तुम मेरे बाप नहीं हो बराक हनीफ। मैं तो अपने बाप को भी जवाब दे नहीं हूँ। गुस्से से उसकी आवाज़ धीमी थी। लिफ्ट अपनी मखसूस आवाज़ से खुली। शेज़ल ने अपने कदम बाहर की जाने मोड़े, जब वो राग ने सुर्ख हुए चेहरे के साथ उसका बाजू पकड़कर दोबारा अंदर की जानिब खींचा। लिफ्ट के बटन दबाए, लिफ्ट दोबारा चल पड़ी। लम्हों का खेल था और शेज़ल उस लम्हे को प्रोसेस न कर सकी। वो शल रह गई। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। मैं पागल नहीं हूँ शेज़ल। तुम यहाँ इत्फाकन नहीं आ सकती। मुझे ये कहानी मत सुनाना कि तुम्हारा यहाँ आना इत्फाक है और मेरा यहाँ का बॉस होना तुम्हारे इल्म में नहीं। उसके बाजू को अब भी अपनी आईनी गिरफ्त में लिए हुए था। शेज़ल ने एक हाथ से उसके सीने पर धक्का दिया और दूसरे हाथ को एक झटके से छुड़ाया। मैं यहाँ काम करने आई हूँ बुराक हनीफ। तुम्हारा यहाँ का बॉस होना तो छोड़ो, यहाँ के गार्ड और हाकरोब तक का इल्म है मुझे। मेरा यहाँ आना किसी किस्म का इत्फाक नहीं, मेरी मौजूदगी मेरा प्रोफेशन है।
अगर तुम इतनी ही प्रोफेशनल हो तो मुझे यहाँ देखकर तुम भाग क्यों रही थी? किससे कहा मैं भाग रही थी? किससे कहा मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रही थी? मेरा काम निचली मंजिल पे है, मैं अपना काम करने जा रही थी। लिफ्ट एक बार फिर खुली। पराग अब के खामोश सुलगती नजरों से उसे देख रहा था। कई वर्कर्स लिफ्ट में सवार हुए। शेजिल उस पे एक बेजार निगाह डालते हुए बाहर निकल आई। अभी लिफ्ट के दरवाजे बंद होते कि पराग ने वर्कर्स की मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हुए उसे पुकारा। जब मुझसे इतनी नफरत है तो फिर यहाँ काम करने की वजह? शेजिल हील के बल घूमी, आंखें पटपटाकर उसे देखा। उसकी आंखें बायाब संजीदा और शफाफ थीं। किससे कहा मुझे तुमसे नफरत है बुराक हनीफ? और यहाँ इस जवाब पर बराक ने अपने दिल को खाली होता महसूस किया। दोस्ती, इत्मीनान, नफरत कुछ नहीं था उनके दरमियान। चाहे नफरत ही सही कोई जज्बा तो होता। लिफ्ट के चामन दरवाजे हरकत में आए और उन दोनों के चेहरे उस लोहे की गेट में कहीं दूर खो गए। वक्त की तरह, रेत की तरह। लेकिन दिल में उठती टीस, आह कोई उसका कुछ करे। केस गंभीर की गाड़ी केसम को जाने वाले रास्ते पे दौड़ रही थी। लेकिन आज वो अकेला नहीं था। उसके साथ गाड़ी की पिछली नशिस्त में उसका भाई नुमा कज़न, उसका जिगरी दोस्त मेहदी का मीर बैठा था। केस गाड़ी से बाहर देख रहा था, जबकि मेरी को रह रहकर यूनिवर्सिटी का वो मंजर याद आता था जब सीनिया ने उस आदमी के हाथ को पकड़े थे। वो उस आदमी को नहीं देख सका था। उसकी उसके जाने पुश थी। शादी, ताल्लुक, पार्टनरशिप, इस मामले में वो एक बार फिर उलझ गया था। सीनिया वो लड़की थी जिससे हमेशा मेरी का बड़ा हुआ हाथ झटका था। वे भला उस आदमी पे इतनी मेहरबान क्यों? उसे सीनिया से किसी किस्म का लव इंटरेस्ट नहीं था। बस उसकी शादी मेहदी के लिए मिस्ट्री बन गई थी। सुनो नाइटमेयर, शादी क्या है? उससे बिलाहिर उसे मुहातिब कर लिया। झक, जो कभी इंसान अपनी मर्जी से मारता है, कभी घर वालों की। क्या जवाब था माशाअल्लाह। क्या तुमने कोई ऐसी औरत देखी है जो बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो लेकिन किसी एक मर्द के लिए नरम पड़ जाए? सारी औरतें एक नंबर की ड्रामाबाज होती हैं, अपनी पसंद के मर्द के लिए फौरन नरम पड़ जाती हैं। औरतें आखिर पैदा ही क्यों हुई? आह, अजीब मखलूक। वो आखिर में बड़बड़ाया। मेरी जो कि उलझा हुआ था, ऐसे अजीम जवाबात भी मजीद उलझ गया। शादी क्यों करनी चाहिए? जिसे खुद को जलील करवाने का शौक हो उसे ज़रूर करनी चाहिए। आला जवाब। क्या सारी शादियां एक वक्त के बाद गल सड़ जाती हैं? हाँ, और कुछ शादियां इतनी गली सड़ी होती हैं कि उन्हें छुपा कर रखा जाता है। तुमने कभी वो फल देखा है जो एक जानिब से सड़ा हुआ हो? सड़े हुए फल का दूसरा हिस्सा दुनिया को दिखाया जाता है ताकि वो खरीदा जा सके। शादी भी दुनिया की वही पॉलिसी है, सड़ा हुआ हिस्सा छुपाकर लोगों को वो दिखाना जो सच है ना झूठ। तुम्हें क्या लगता है इंसान को शादी क्यों करनी चाहिए? कर लेनी चाहिए, अच्छी रही तो जिंदगी संवर जाएगी, वरना सबक मिल जाएगा। मेरी की बातें बेकार थीं। हाँ, वो बाहर देखता रहेगा ज़बरदस्त। क्या इंसान इतना बेकार है खुद को तजुर्बे में ज़ाया कर दे? अब की कैस से उसे मुड़कर देखा। क्या तुम शादी कर रहे हो? वह सच संजीदा था। मेरी ने नफ़ी में सर हिलाया। लेकिन मुझे जानना है शादी क्या होती है। कुछ नहीं होती, झग होती है। वो बड़े सुकून से दोहरा रहा था। मेरी के चेहरे पे बेसुकूनी बढ़ती चली गई। कैस सुकून से खिड़की से बाहर देखता रहा। उसी लम्हे गाड़ी कैसम की इमारत के सामने आकर रुकी। कैस ने खिड़की से बाहर देखा और फिर मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। कैसम उसका जुनून था। कई लम्हे बाद वो दोनों राहदारियों में चलते नजर आ रहे थे। फिर लिफ्ट और फिर बिलाखिर कैसर गंभीर का ग्लास वॉल वाला ऑफिस। पावर चेयर को ग्लास वॉल के करीब रखे वो गहरी नजरों से मेरी को देख रहा था। मेरी उसके सामने सोफे पे बैठा था। बाजू पे अब भी प्लस्तर चढ़ा था। मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ मेरी, और जवाब अगर सच के अलावा कुछ हुआ तो तुम मुझे जानते हो। शायद इस आदमी को धमकी के अलावा कुछ नहीं आता था। मैंने घर के एक एक मुलाजिम की चमड़ी उधेड़ी है, सीसीटीवी चेक किए हैं जो कि चंद लम्हे के लिए बंद हुए थे, आसपास के घरों की फुटेज देखी है, लेकिन गंभीर महल में तुम्हारे सिवाय और उन दोस्तों के कोई और दाखिल नहीं हुआ। यानी तुम्हारा पीछा करने वाला तुम्हारे दोस्तों में से कोई एक है। वो एक पल को रुका। मेरी संजीदगी से उसे देख रहा था। लेकिन तुम्हारे सारे दोस्त मम्मी डैडी बच्चे हैं, गन जलाना तो दूर, उसका ख्वाब व ख्याल भी उनके लिए खौफ का बायस है। इसलिए उनमें से कोई तुम्हें शूट नहीं कर सकता, किसी के पास वजह ही नहीं है, और सीसीटीवी में तुम्हारे सारे दोस्त कहीं गए ही नहीं, सो वो सब बरे जिम्मा ठहरे। वो जरा देर को खामोश हुआ तो मेरी ने टोका। जी जासूस कैस गंभीर साहब, आगे अर्ज करें, मेरे गुनाहों में मजीद क्या शामिल करना चाहते हैं?
उसका चेहरा मारे हतक के सुर्ख पड़ गया। तो बात यह है मेहदी कबीर कि मेरे मुलाजिम वफादार हैं। सीसीटीवी किसी गैर के कहने पे बंद नहीं किया गया। तुम्हारे दोस्त सीसीटीवी की मौजूदगी में दाखिल हुए। हमलावर कैसे आया जानते हो कैसे? वो पावर शेर से उठ खड़ा हुआ था। मेरी की और कदम बढ़ाते हुए वो सफाक लगता था। बात यह है मेहदी कबीर कि हमलावर को घर में लाने वाले तुम थे। मेरी जहाँ था वहीं थम क्यों? तुम ड्रामा कर रहे हो मेरी कि कोई तुम्हारा पीछा करता है। हकीकत यह है कि वो तुम्हारा साथी है जिसे तुम सीसीटीवी बंद करवाकर अपने घर लाते हो, जो राहदारियों में चलते हुए सीधा तुम्हारे ही कमरे में आता है, जो 3 गोलियां तुम्हारे बाजू पे जरूर मारता है लेकिन एक गोली तुम्हारे दिल के मुकाम पे मारकर तुम्हारा काम खत्म नहीं करता, क्योंकि वो तुम्हें मारना ही नहीं चाहता। मेरी को सांस लेने में दिक्कत सी हुई। तुम विक्टिम बन रहे हो, हालांकि तुम विलन हो। मैं तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने ले आऊंगा। मैं दुनिया को दिखाऊंगा गैस के गैसेस कभी गलत नहीं होते। कह दो मेरी कि तुम विलन नहीं हो। मेरी चंद लम्हे उसे देखता रहा। उसकी रंगत सफ़ेद पड़ चुकी थी। आंखें नीम मुर्दा सी नजर आ रही थीं। फर्ज करो अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी है तो उसकी वजह क्या होगी? कैसे हथेली का मुक्का बनाकर सोफे पे दे मारा। वही तो वही तो समझ नहीं आ रहा, आखिर वजह क्या है? अगर शोहरत तो मेरा नहीं ख्याल तुम्हें उसकी ज़रूरत है। पैसा तुम्हारे पास बहुत है। लड़की का मामला हो नहीं सकता। यू आर नॉट दैट टाइप। एकदम वो चक्कर काटते काटते रुका था। माजी, तुम्हारा माजी। तुम अपने माजी को कवर अप कर रहे हो। तुमने कुछ किया है मेरी जिसे अब तुम छुपाना चाहते हो। तुम इस वक्त कहानी के विक्टिम हो, लेकिन कोई दौर ऐसा रहा होगा जब तुम कहानी के विलन थे। तुम विलन थे ना मेरी? वो अपने अंदाजों की तस्दीक चाहता था। मेहंदी चंद पल सांस रोके उसे देखे क्यों, और फिर वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मैं विलन लगता हूँ लेकिन मैं कहानी का विक्टिम हूँ। चबा चबा कर बस से अल्फाज अदा किए और फिर लंबे लंबे टाँग पड़ता ऑफिस से बाहर निकल गया। गैस से सर झटका था। मरना चाहते खुशी से गर इतवार होता। कैसिम की लंबी राहदारियों में चुपके से दबे कदमों दाखिल हो तो मेरी गंभीर तुम्हें एक पैगाम लिखता नजर आएगा। मैं इस खेल से थक चुका हूँ। मैं हकीकत बताने को तैयार हूँ। हाँ, मेरा माजी स्याह था। क्या तुम मेरी स्याहकारी सुनने को तैयार हो? अल्फाज हैरान और परेशान, कुछ कुछ पशेमान से अपने मतलूबा शख्स की तरफ जा रहे थे। कहानी का विक्टिम विलन बन रहा था। खेल अब शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? इस्लामाबाद की शामें काफ़ी भोजल और खामोश हुआ करती हैं। उसके भोजलपन को कम करने के लिए गाढ़ी चाय का एक कप, बेलकुनी से नजर आता कोई खूबसूरत नज़ारा, चिलमिलाती रोशनियों का आंख में ठहर जाना, या फिर कड़वी कॉफ़ी का एक मग, बस यही काफ़ी होता है। यूं ही उसी बोझल होती शाम में इस्लामाबाद की एक रंगीन कैफ़े का रुख करो तो सर्द बत्तियों ने सारे में ख्वाबनाक सा माहौल पैदा कर रखा था। ऑफिस से थके हारे लोग, पार्टनर्स और दोस्त से मुलाकात करते लोग, कॉफ़ी या फिर चाय से अपनी थकन उतारते लोग उस कैफ़े में बहुत थे। लेकिन दो लोग थे जिनके पास कॉफ़ी से ज़्यादा बड़े मसाइल थे, जिनकी थकन कम से कम ये कड़वा माँ नहीं उतार सकता था। उनकी थकन अपनी थी। क्या तुम उन दो लोगों के बारे में मज़ीद जानना चाहोगे? चेहरे का रुख मोड़कर, आंखों को एक मुख्तलिफ ज़ाविये पे घुमाकर देखो तो कैफ़े की दरमियानी मेज़ के गिर्द जीनिया हाकिम और बलाज मीर बैठे थे। बलाज का सर झुका था। वो असद पशेमान था। जीनिया संजीदा थी। न वो परेशान थी ना मायूस। वो हल ढूंढे बैठी थी, लेकिन मसाइल की तह तक जाना उसका फ़र्ज था। मुझे सब सच जानना है बलाज। मुझे बताएं क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। उसे बाजू सीने पे बांध रखे थे। आंखें सच जानना चाहती थीं। बलाज ने नसें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें सुर्ख थीं, मायूस, परेशान। सऊदी अरब में मेरा एक दोस्त रहता है। हम दोनों साथ पढ़ते थे। उससे कहना शुरू किया। उसके भाई का सऊदी अरब में बहुत अच्छा कारोबार था और वो हमेशा मुझसे कहता रहता था कि अगर मैं कुछ सरमाया इकट्ठा कर लूँ वो अपने भाई से मेरे लिए बात करेगा और मुझे भी अपने साथ शामिल कर लेगा। मैंने उसकी बात पर गौर किया और मुझे पता चला कि चंद बुलंदियों की, चंद आसाइश की मुझे ज़रूरत है और मुझे चंद टके की नौकरी में नहीं मिल सकती वो, ना ही किसी पाकिस्तानी कारोबार में जहाँ आधे ख़ानदान को मुझे पालना पड़ रहा हो। मुझे पैसा वहाँ कमाना था जहाँ बस मुझे मालूम हो कि मैं कितना कमा रहा हूँ। उस सांस लेने को रुका। अपनी बीवी को एक नज़र देखा। उसे लगा था वो उसे सच बता देगा।
तो सीनिया के दिल से हर बात निकल जाएगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि सीनिया हाकिम बातें याद रख लेती है ताकि आपकी एक इमेज बना सके, फिर उसमें खुद को फिट करे। जो जुल्म आपने किसी और पे किया, सीनिया उसे खुद पे तस्वुर करे और फिर सारी ज़िंदगी आपको उसी बात का ताना देती रहे। जी हाँ, ऐसी थी सीनिया हाकिम। मैंने अपनी पढ़ाई के सालों में मुख्तलिफ जॉब्स की। तुम तो जानती हो, हमारा हिस्सा जो हमारे दादा की तरफ से मिला था, वो सारे का सारा अब्बा के जुआ और शराब की नज़र हो गया। अम्मा का हिस्सा वो जहेज़ की सूरत ले चुकी थी। सीनिया कहना चाहती थी कि जहेज हिस्सा नहीं, लेकिन ये वक्त मुख्तलिफ था। मैंने बहुत मेहनत की जीनिया, दिन रात गधों की तरह काम किया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैंने कई कोर्सेज किए, पैसा जमा किया और फिर बिलाहिर मेरे पास 5 लाख जमा हो चुके थे। वेटर ने बलाज के सामने कॉफ़ी का मग रखा। सीनिया ने एक चाय कहकर उसकी लाई कॉफ़ी को मना किया। मुख्तसर वक्फे के बाद वो फिर कह रहा था। चंद सालों में मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी थी और फिर चंद माह पहले जब तुम्हारे अब्बा हमारे रिश्ते की बात चलाना चाहते थे, तब उन्होंने मुझे कारोबार या किसी नौकरी के लिए 10 लाख देने चाहे। बलाज एक पल को रुका, सीनिया की बेतासुर आंखों में देखा और फिर मेज पे धरा उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मेरा यकीन करो जैनी, तुमसे शादी की वजह वो रकम नहीं थी। उसकी आंखें कहती थी वो सच कह रहा है। तुमसे शादी मेरे दिल की ख्वाहिश थी। मैंने जब से होश संभाला यही ख्वाहिश की थी। आपने बाकी के पैसे कैसे पूरे किए? वो अपने मतलब की बात पे आई। बलाज ने गहरी सांस ली। कुछ सेविंग्स, कुछ उधार और तुम्हारे अब्बा के दिए 10 लाख। मेरे पास 30 लाख थे, मैं खुश था। जिस रात हमारी शादी थी उसी रात मेरी फ्लाइट भी थी। मेरे साथ मेरा एक और दोस्त भी जा रहा था जिसके पास 20 लाख थे। हम कराची एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। उससे मुझसे मेरे पैसों के बारे में पूछा। मैंने बता दिया और फिर मुझे याद है कि मैंने पानी पिया। उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है। मैं अगर याद करना चाहूँ भी तो कुछ दिमाग में नहीं आता। उन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरे सारे पैसे लेकर भाग गए। उससे एक बार फिर सर झुका दिया और बेहद दिल गिरफ्तगी से कहने लगा। मेरा सब कुछ तबाह हो गया जैनी। मेरे पास सब कुछ भी नहीं रहा। आई एम सॉरी जैनी, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे पैसे, मेरे पैसे, मैंने सब बर्बाद कर दिया। सब खत्म हो गया। वो अगले कई मिनट यूं ही सर झुकाए परेशान रहा, खुद को इल्जाम देता हुआ, खुद को कोसता हुआ। सीने चाहकर भी उसकी चाराजोई न कर सकी। दिल में इस आदमी के लिए कोई एहसास था ही नहीं। वो पूछ न सकी कि बलाज को किसने हक दिया कि वो उसके जहेज के पैसे यूं खर्च करे। सब ठीक हो जाएगा बलाज, फिक्र मत करे, मैं हल निकाल लूंगी। बिलाहिर वो एक मशीनी अंदाज में कह चुकी। बलाज ने झुका हुआ सर उठाया। उसकी गीली आंखें ममनून थीं। मुझे माफ़ कर दो जैनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमारी शादी को भी अभी 1 माह नहीं हुआ था और मैंने तुम्हारे लिए इतनी मुसीबतें खड़ी कर दी। वो रुका, एक खौफसदा सी नजर सीनिया के चेहरे पर डाली। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो जीनिया? वो यूं ही चंद लम्हा उसे देखती रही। उस शख्स से जो ताल्लुक था वो दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता था, लेकिन ये वही रिश्ता था जिससे सीनिया को कोई उम्मीद, कोई ख्वाहिश नहीं थी। क्या वो सारी जिंदगी ख्वाहिश करने से घबराएगी, उम्मीद रखने से हिचकिचाएगी? हमारा मसला है बलाज, हम मिलकर फिक्स कर लेंगे। मुझसे माफ़ी मत मांगे, मैं माफ़ नहीं करती। जीनिया हाकिम ने ख्वाहिश को चुन लिया था। बलाज के कंधों से ढेर सारा बोझ से रखने लगा। कैफे से उठकर वो दोनों अब हॉस्टल के रास्ते पे थे। बलाज अब कंपोज था। अगर आपके साथ खड़े लोग मुश्किल में कंधे मजबूत कर लें तो आपका जिस्म खुद ही दवाना हो जाता है। आप कहाँ रह रहे हैं? यानी कोई मुस्तकिल पता? फुटपाथ पे कदम रखते हुए चलती गाड़ियों के बेतहाशा शोर के दरमियान सीनिया ने बेहद सुकून से पूछा। मैं टेक्सिला में अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ। 3 लोग कमरा शेयर कर रहे हैं। अब तो लगता है सारी जिंदगी उसी जहन्नुम में गुजरेगी। उससे बेसारी से सर झटका। जहन्नुम जन्नत का फैसला तो इंसान अपने अमाल और कोशिशों से तय करता है। आप मायूस क्यों हो रहे हैं? वो दोनों अब हॉस्टल की लंबी गली का मोड़ मोड़ रहे थे। वो साथ चलते हुए गर्दन मोड़े उसे देख रहा था। तुम इतनी पॉजिटिव कैसे रह लेती हो? नेगेटिविटी अपने साथ मसाइल लाती है और मेरे पास मसाइल से पहले हल आते हैं। हमारी ज़्यादा बनती है वैसे। आए दिन का टाकरा जो है। वैसे अगर मैं आपको पॉजिटिव लगती हूँ तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। बलाज हंस पड़ा। सीनिया उसके साथ हंसी थी। क्या तुम नेगेटिव हो? हम्म, मैं ओवर थिंकर हूँ। मैं चीज़ों को आसानी से नहीं भूल सकती।
चाहे कोई कहानी हो, वाकया हो, हादसा हो। या फिर कोई इंसान हो। बलाश ने उसकी बात उचक ली। दोनों जानते थे ये इंसान कौन था। सीने ने बुरा नहीं मनाया। हाँ, मैं इंसानों को भी नहीं भूलती। मुझे सब याद रहता है और मैं उसे मुसलसल सोचती रहती हूँ। एक गैर हकीकी दुनिया बना लेती हूँ, जहाँ कभी खुश होती हूँ और कभी मसाइल सदा। बलाश ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। वो दोनों अब हॉस्टल की गेट के सामने थे। जीनिया यहाँ 3 मर्दों के साथ आई थी, गई थी। उससे 2 मर्दों को सुर्ख झंडी दिखाई थी। उनकी और अपने के एक हदूद बना ली थी। ये आदमी ये मुख्तलिफ था। क्या तुम इंसानों को सोचना छोड़ नहीं सकती जीनिया? वो उसकी आंखों में देख रहा था। मैं ओवरथिंकर शौक से नहीं हूँ, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन वो 2 कदम आगे आई, एन बलाज के सामने। मैं उस इंसान की सोचों पे बेहिस हो चुकी हूँ और आपकी सोचें मुझ में एहसास वापस ला रही हैं। बलाज थम गया, बिल्कुल साकित। मैं इस रिश्ते को लेकर सीरियस हूँ बलाज। ओवरथिंकर्स के साथ गुजारा मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। कुछ ऐसे एहसास दिला रही थी, कुछ जता रही थी। बलाज हल्का फुल्का हो गया। एक लुटे हुए नाकाम कारोबारी, जॉबलेस और हाली जेब वाले मर्द के साथ गुजारा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। वो संजीदगी से बोला तो जीनिया मुस्कुराई। बलाज भी धीरे से मुस्कुरा दिया। मासी को एक तरफ रखकर 2 लोग आगे बढ़ रहे थे, हर्षों से दूर, फिक्रों से पाक, नाकामियों से फासला के नंग, एक रोशन मुस्तकबिल की ओर। गवादर सीनियर हाकिम के पास सुना सुना हो गया था। हाकिम नवाब का घर अब गूंज को काट खाने को ढूंढता था। खाना, कपड़े, दोस्त, शायरी, वो सब कुछ सीनिया के साथ तो बांटती थी। अब वो ही नहीं थी तो क्या किया जाए। रात को अकेले कमरे में उसे डर लगता था। कॉलेज में होने वाले नए वाक़ये उसे दिल में दबा रखे थे, लेकिन कब तक? वो बेहद हसास लड़की आज थक गई थी। वो घर के पिछले सेन में बैठकर अब पूरी तरह रो रही थी। मुंह पे हाथ रख के हिचकियाँ उससे रोक रही थीं, लेकिन फिर भी उसके सिसकने की आवाज़ काफ़ी बुलंद थी। यही आवाज़ सुनते हुए घर के अंदर की तरफ जाती हुई नबीला बाजी ने खोलकर अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा था और फिर फ़ौरन से पेशर उधर कर रोक किया। कुछ को मुंह छुपाए रोते देख वो फ़ौरन उससे करीब चली आई। हाय हाय, क्या हो गया? वो सीने पे हाथ रखती उसके साथ चारपाई पे बैठ गई। ए बावली हो गई है क्या? अरे कुछ मुंह से बोल भी, बस रोए जा रही है। कूंज मज़ीद बुलंद आवाज़ में रोने लगी तो नबीला बाजी ने उसे खुद से लपेट लिया। क्या हो गया है कूंज? मुझे भी नहीं बताएगी? देख, मुझे अपनी दोस्ती समझ और बता दे क्या हुआ है। उन्होंने कूंज के आंसू साफ किए, लेकिन वो अब भी मुकम्मल तौर पर पुरसुकून ना थी। बस कर कूंज, ऐसे नहीं रोते बच्चे। मुझे बता हुआ क्या है। मैं हूं ना, मैं दोस्त हूं तेरी। देख, मेरे मुंह से भाप भी नहीं निकलेगी। बता क्या हुआ है। वो उससे पुचकार रही थी। कूंज ने भीगी आंखें हथेली की पुछ से साफ की। मुझे सहनी याद आती है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। वो उसके आंसू एक बार फिर रवानी से बहने लगे थे। उससे मुझे छोड़ दिया है। वो मेरी कॉल्स वक्त पे नहीं उठाती। मेरी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। जैनी बस अपना सोचती है। वो यूं ही जज्बात में खिला कर बैठी। नबीला बाजी खन्नूस उसे सीने से लगाए बैठी थी। होले होले उसका सर भी थपक रही थी। काफ़ी सारी बातें गिला कर लेने के बाद बिलाहिर उसका दिल हल्का हो चुका था। नबीला बाजी ने उसे नरमी से खुद से अलग किया। देख कूंज, जीनिया अब अपनी घर बार वाली औरत है। अब उसका भरा पूरा ससुराल है, शोहर है, उसकी पढ़ाई के भी झमेले हैं और अब तुझे वैसा टाइम, वैसी तवानाई नहीं दे सकेगी। हालांकि वो चाहती होगी, लेकिन फिर भी अब ये सब उसके लिए मुमकिन नहीं है। तुम समझ रही हो। उन्होंने ठहर कर तस्दीक चाही। कूंज ने बेख्तियार गर्दन अस्वाद में हिला दी। लेकिन तू खुद को अकेला क्यों समझ रही है? जेगम है ना। खुदा का खौफ करें, भला उससे मेरा क्या वास्ता? कूंज ने बेख्तियार खौफ खाया था। नबीला बाजी सर पीट कर रह गई। सारे वास्ते उसी से तो हैं। पागल लड़की, क्या तेरी अम्मा बावा बावले हैं जो तेरी मंगनी सीने की शादी की ऐन वक्त पे करवा दी? कूंज उन्हें देखती रह गई। माँ बाप औलाद को जानते हैं। अब तुम्हारे अम्मा अब्बा को मालूम था कि जीना की बात तो अकेली हो जाएगी। दिल की बात कहने को, अपनी सुनाने को सीनिया तो होगी नहीं। जब भी तुम्हारी मंगनी सेगम से करवा दी, ताकि कोई साथी हो जो दुख सुख बांटे, बात करे, दिल बहलाए। लेकिन सेगम मेरा मंगेतर है, शोहर नहीं। उससे बात करना गुनाह है। कोच ने एक बार फिर उनकी बात काटी थी।
आज के ज़माने में शौहर मंगेतर कुछ नहीं होता। जो मर्द आपके साथ मंसूब है, उसकी लगामें खींच के रखो। देख कूंज, कुछ लड़कियों के पास अक्ल समझ होती है और उनके मर्द उनके काबू में रहते हैं। तो उनके जैसी नहीं है। कुछ लड़कियां खूबसूरत होती हैं और फिर उनके मर्द उनके काबू में रहते हैं। तेरे पास सोनू नहीं है। सफाकी के कदमों को छूना क्या होता है, कोई इस औरत से सीखे। कूंज अपनी जगह सहन से गई। मैंने नोट किया था, शादी पर भी उसने एक बार तुझसे बात नहीं की, रुक कर तेरी तारीफ नहीं की। अरे मंगेतर का कुछ तो हक अदा करता वो। पहले मुझे लगा उसे तुझ में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मामला अब मुझे समझ आया है। क्यों नहीं देखता वो मुझे? कूंज ने खुद को कहते सुना। क्योंकि वो तुझसे ज्यादा खूबसूरत है। उसका रंग, कद काठ, उसकी जहानत, आधे खानदान की लड़कियां उसके आगे पीछे मंडलाती हैं। ऐसे में वो मगरूर हो गया है। ऐसे मर्द चाहते हैं कि उनकी तरफ पहल की जाए, और अब जब तक तुम्हारी जानिब से पहल नहीं होगी, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। लिखवा लो, उसको काबू में कर ले कूंज। खानदान में एक अब्दुल्ला काफी था, अब दूसरा मत ला। और छोड़ देगा तो क्या करेगी तू? वो मुझे नहीं छोड़ सकता। जेगम ऐसा नहीं लगता। अपनी उस कजिन वरीशा को देखा था, कैसे उसके आगे पीछे घूम रही थी। मर्द बुरा नहीं होता, ये कमबख्त तीसरी औरत उसे अच्छा बने रहने नहीं देती। मर्द को काबू करके रखना होता है, वरना वो तस्रीस से निकलने में देर नहीं करता। पूछ रोना भूल अजीब हमसे में फंस गई थी। वो कोई परिंदा नहीं है जिसे मैं कैद कर लूं। और क्या मैं इतनी बेमोल हूं जो यूं उसके पीछे भागूं? नबीला बाजी ने उसे अफसोस से देखा था। मर्द को हमेशा परस्तिश चाहिए होती है। वो चाहता है उससे वबस्सा औरत उसके आगे पीछे रहे, सारी तवज्जो, सारा मरकज बस वही रहे। बड़ी जिद्दी और बचकाना मखलूक है मर्द। ये जिताना भी नहीं चाहते, और फिर ये जिद रखते हैं कि औरत बस उनसे जुड़ कर रहे। कुछ मर्दों के लिए पहला कदम आपको खुद उठाना होता है। जेगम के लिए पहला कदम तुम्हें लेना होगा, वरना खानदान और एक अब्दुल्ला देखेगा। और याद रखना, हर जीनिया के लिए बलाज नहीं आता। वो बोल चुकी तो खामोश हो गई। कौन चुपचाप बैठी रह गई। जिन बच्चों ने बुरी शादियां देखी हों, वो अच्छी शादी के ख्वाब देखते हैं। जिन बच्चों ने घर में तशद्दुद देखा हो, मारपीट, गालम गलोच देखी हो, वो बाहर अमन और सुकून की खातिर पीपल प्लीजर्स बन जाते हैं। जिन बच्चों ने तंगदस्ती, माशी, बदहाली देखी हो, वो बड़े होकर ऊंचा घर, अच्छा खाना चाहते हैं। इंसान का मुस्तकबिल उसके माजी से जुड़ा होता है। इंसान के इख्तियार में होता है कि बुरे माजी को अच्छे हाल से बदल ले, या फिर हाल को माजी से भी बदतर कर दे। तुम्हारे ख्याल में कौन हाकिम क्या करेगी? हाँ जी, तो आप लोग बताएं कि आपके ख्याल से कौन हाकिम क्या करने वाली है। और नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि कल दूँ। आई होप कि आपने ये एपिसोड एंजॉय की हो।